लगातार बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर स्मृति ईरानी इन सारे मुद्दों को नकारती हुई नजर आ रही है। चलिए, आपने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आप ये मानेंगे ही नहीं कि देश में जो है आज बेरोजगारी नहीं है, देश में महंगाई नहीं है, किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर स्मृति ईरानी इन सारे मुद्दों को नकारती हुई नजर आ रही है। चलिए, आपने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आप ये मानेंगे ही नहीं कि देश में जो है आज बेरोजगारी नहीं है, देश में महंगाई नहीं है। तो आज देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी जो है बाकी आलतू फालतू के मुद्दे पर खूब चीखती चिल्लाती है, लेकिन जब यहाँ पर देश के जनता के मुद्दे की बात आती है, जब असल मुद्दों की बात आती है, तो वहां पर खामोशी से बैठ जाती है स्मृति ईरानी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं स्मृति ईरानी से। जी हां, स्मृति ईरानी चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहे भी क्यों ना। उनकी बेटी ज्वाइस ईरानी, जिनका सारा सच सामने आ ही गया है, बाकायदा लगातार उसके जो है सबूत भी दिखाई दिए हैं और कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर स्मृति ईरानी को घेर भी लिया है। स्मृति ईरानी को जिस तरह से घेरा गया, उसके बाद देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी निजी दुश्मनी अब कांग्रेस से निकालना शुरू कर दी है। लेकिन अभी हाल ही में संसद के अंदर हमने देखा स्मृति ईरानी जिस तरह से चीख रही थी, जिस तरह से चिल्ला रही थी, अगर वो इसी तरह से महिलाओं को मुद्दों को उठाती, बेरोजगारों को रोजगार के मुद्दों को उठाती, महंगाई के मुद्दों को उठाती, तो ज़्यादा फर्क पड़ता। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए कितना काम स्मृति ईरानी ने किया और क्या वाकई 2014 के बाद स्मृति ईरानी जो है उन्होंने पलटा नहीं खाया है। मेरे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं और सबसे पहले मेघा से जानने की कोशिश करेंगे। मेघा, सबसे पहले हमने देखा स्मृति ईरानी जिस तरह से संसद में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, 2014 से पहले भी वही उनका रूप था। लेकिन अगर इसी तरह से संसद में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के मुद्दों पर बोलती तो जनता को ज़्यादा अच्छा लगता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्मृति ईरानी 2014 की पहले की स्मृति ईरानी आप देख लीजिए, 2014 से पहले जिस तरह से स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर जाती थी, जिस तरह से चीखती चिल्लाती थी और ऐसा लगता था कि जनता की सबसे ज़्यादा फिक्र जो है वो स्मृति ईरानी को ही है, सबसे ज़्यादा जो है चिंता जनता की स्मृति ईरानी ही करती थी। लेकिन जैसे ही सत्ता में स्मृति ईरानी आई, जैसे ही मंत्रालय उन्हें मिला, तो जनता को लगा कि अब स्मृति ईरानी जो सड़कों पर चीखती चिल्लाती थी, जो सड़कों पर समर्थन दिखाती थी, अब शायद जो है विकास करेंगे। लेकिन देखा गया 2014 से लेकर आज 2022 है, लेकिन महंगाई का दर देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितनी ऊंची है। और यहाँ पर बेरोजगारी का दर देख लीजिए, पेट्रोल, डीजल, GST के दाम किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर स्मृति ईरानी इन सारे मुद्दों को नकारती हुई नजर आ रही है। चलिए, आपने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आप ये मानेंगे ही नहीं कि देश में जो है आज बेरोजगारी नहीं है, देश में महंगाई नहीं है। तो आज देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी जो है बाकी आलतू फालतू के मुद्दे पर खूब चीखती चिल्लाती है, लेकिन जब यहाँ पर देश के जनता के मुद्दे की बात आती है, जब असल मुद्दों की बात आती है, तो वहां पर खामोशी से बैठ जाती है स्मृति ईरानी। मेघा, स्मृति ईरानी ने कहा माफी मांगनी चाहिए सोनिया गांधी को, अधीर रंजन चौधरी को, लेकिन हम देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि माफी आज वाकई अगर सच्चाई में किसी को मांगना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, स्मृति ईरानी को। क्या वाकई अगर देखा जाए तो 2014 से पहले PM मोदी का रोल कुछ और था, स्मृति ईरानी का रोल कुछ और था। सरकार में आने के बाद जनता से इन्होंने जिस तरह से झूठ बोले, तो विपक्ष को माफी मांगना है या सत्ता पक्ष को? देखिए, अभी अगर माफी मांगने की बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी ने तो माफी मांग ली, उन्होंने बकायदा पत्र भी लिख दिया, मीडिया के सामने भी आके माफी मांगी। उन्होंने ये भी बोला कि मैं द्रौपदी मुर्मू को खुद जाके मैं माफी मांगूंगा अगर मुझे मिलने का मौका दिया जाएगा। तो इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर रही है यहाँ पर बीजेपी पार्टी के? पैर पकड़ के यहाँ पर बीजेपी पार्टी के नेताओं के माफी मांगी जाए? तो यहाँ पर माफी मांगने की जो मांग थी वो तो पूरी हो चुकी है। अधीर रंजन चौधरी ने बकायदा अपनी गलती स्वीकार कर ली, कांग्रेस पार्टी ने भी ये बोला कि हाँ उनसे गलती हुई है, उन्होंने माफी मांग ली। सोनिया गांधी ने भी यही बात बोली, किसी ने भी यहाँ पर समर्थन तो नहीं किया कि नहीं अधीर रंजन चौधरी जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ जब बीजेपी के ऊपर बात आ रही है, जब उनसे माफी मांगने की बात आ रही है, जब उनकी गलतियां गिनवानी शुरू की यहाँ पर विपक्षों ने, तब उन्हें साफ सूंघ गया, तब वो आराम से बैठ रहे। जो हो हल्ला पहले मचाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, क्या वही गलतियां अब उन्हें नहीं दिख रही है? देखिए, यहाँ पर अगर माफी मांगने की बात है तो बिल्कुल बीजेपी को आज देश की हर एक जनता से माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से उनके साथ विश्वासघात आज सत्ता में रहकर बीजेपी पार्टी ने किया है। तो और जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, जिस तरह से नुपुर शर्मा, वो भी एक नेता थी बीजेपी की, उनकी वजह से देश में कई मासूम युवाओं के, कई मासूम लोगों के जान गए हैं। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चुप रहते हैं, उसके बाद भी तमाम दिग्गज नेता, स्मृति ईरानी खुद चुप रहती है, एक बार भी वो सामने आकर नहीं बोलती है कि नहीं नुपुर शर्मा से गलती हुई, चलिए हम भी माफी मांगते हैं। देश में जो माहौल है वो बीजेपी की वजह से खराब हुआ है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि एक मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर विपक्ष अपनी गलती मान ली, उन्होंने जो है माफी मांग ली, लेकिन जब
जब बात बीजेपी पर उलट कर आई तो बीजेपी चुपचाप आराम से बैठ गई, अपनी गलती नहीं मांग रही है। मानने की बात तो दूर है, यहाँ पर माफी तो दूर की बात है, अपनी गलती तक नहीं मान रही है। गलती तक नहीं मांग रही है। क्रांति मेरे साथ जुड़ी है। क्रांति, अगर माफ़ी की बात करें, कोरोना का वक्त हुआ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से लोगों की ज़िंदगियां चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना। हमने देखा नोटबंदी हुई, लाखों लोगों की ज़िंदगियां चली गई, लाइनों में वो लगे हुए थे नोट बदलवाने के लिए, धक्का मुक्की हुई, ज़िंदगी चली गई। सरकार ने देश बेच दिया, LIC, बंदरगाह, एयरपोर्ट, बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दिया, तब तो माफ़ी नहीं मांगी। आज माफ़ी की बात केवल विपक्ष से क्यों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब माफ़ी मांगेंगे और कब देश के मुद्दों पर बात करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए देश के मुद्दे पर बोलना बेहद ही ज़रूरी था। यहाँ पर देश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं कि आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत के साथ में जो है देश में कई सारी योजनाएं जो है हम लागू कर रहे हैं, लेकिन वो योजना एक्चुअल में जिसके पास पहुँचना चाहिए, जिस तबके तक पहुँचना चाहिए, उस तबके तक वो योजना पहुँचती हुई नज़र नहीं आती है। वो योजना कहीं ना कहीं बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और तमाम नेताओं के जेब भरे रह जाते हैं। और वहाँ पर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कितने भी दावे कर ले कि हम देश में जो है कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो नेता है वो दिग्गज है, हमारे नेता जो है वो देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें, लेकिन बाद में उन्हीं के नेताओं के जो बयान आते हैं, उन नेताओं के बयान के बाद जब भूचाल मचता है तब समझ में सभी को आता है कि आखिरकार बीजेपी जो है वो कहाँ पर जो है इस वक्त स्टैंड कर रही है। और दूसरा ये कि देश में जो बेरोजगारी, महंगाई और ये तमाम मुद्दे जो हैं जिसको लेकर के देश में कभी एक वक्त पे बीजेपी ने आवाज़ उठाया था और कांग्रेस की सरकार गिरी थी, वही मुद्दे अब बीजेपी सरकार में भी अब जो है चरम पर पहुँच रहा है। और जिन मुद्दों को अब कांग्रेस उठा रही है तो हो सकता है आने वाले समय में जो है जनता इसका जवाब ज़रूर देगी। अच्छा, क्या लग रहा है क्रांति, 2014 के बाद वाकई रामराज आ गया है? महंगाई नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, रोजगार सबको मिल गया है, पूरा देश अच्छे से जी रहा है। 2014 से पहले ही दिक्कतें थी। स्मृति ईरानी को देखकर ऐसा ही लग रहा है, बीजेपी के मंत्रियों को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। देखिए यहाँ पर जो है तमाम नेता जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। कांग्रेस के समय पर कांग्रेस दावे करती थी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। वैसे बीजेपी के समय पर भी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि बीजेपी बड़े बड़े दावे तो करती है कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हम मेट्रो लेकर के आ गए, हमने तमाम डिजिटलाइजेशन कर दिया है, हमने तमाम तरह से जो है देश को आगे बढ़ाने का काम करा है, 5G लेकर के आए हैं। तो ये तमाम मुद्दे वो गिनवाते ज़रूर है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि देश में जो है गरीब तबका अमीर तबके से ज़्यादा है, देश में जो है बेरोजगारी की संख्या रोजगार से ज़्यादा है। तो इन मुद्दों को वो कहीं ना कहीं आप भुना रहे हैं और उसका सीधा सीधा जो प्रसारण है वो हम इस पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है देश में दंगों की जो तस्वीर है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कि रोजगार के बाद लोग अपने फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट करें, उससे ज़्यादा जो है दंगों की फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट किए जाते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, एक बार भी ईडी की पूछताछ नहीं हुई है स्मृति ईरानी से? क्या एक बार तो पूछताछ होनी चाहिए थी स्मृति ईरानी से, जोइस ईरानी से? केवल विपक्ष से ही पूछताछ, कब सत्ता पक्ष से पूछताछ होगी? विपक्ष सवाल पूछता है तो 19 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया जाता है राज्यसभा से। एक तरफा कानून नहीं हो रहा है? क्या ब्रिटिश हुकूमत जैसी चीज़ें नहीं है? ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया तो नहीं है, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे? जी बिल्कुल, देखिए देश में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस हालात को देख करके हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि देश में जो इस वक्त के हालात है वो बेहद ही गंभीर है और इस हालात के ऊपर जो एक्शन लेने चाहिए थे वो एक्शन इस वक्त जो है बीजेपी सरकार नहीं लेती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह रहेगी कि बीजेपी सरकार का भी पतन जल्द हो सकता है। बीजेपी सरकार का भी जल्द पतन हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से सरकार ने एक तरफा काम किया है, कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रहा है कि एक तरफा काम करने से जनता भी नाराज़ है, विपक्ष भी नाराज़ है। और क्या वाकई आने वाले समय में कांग्रेस और जनता मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ अगर हल्ला बोलती है तो श्रीलंका से भी बुरे हालात इस देश में होते नजर आएंगे? हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बारीकी से चीज़ों को बताने की कोशिश की। तो चलिए, आज की इस चर्चा में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।